हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ये सभी राज्य, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो या दूसरे स्टेट जहां पर एनसीईआरटी की किताबें चलती है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूं इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा के अंदर कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे पूर्ण रूप से आपसे वादा है। ठीक है, तो हम प्रत्येक चैप्टर की 2 क्लास लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम पार्ट 1 के अंदर प्रत्येक चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम प्रत्येक चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखें पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, ये बोल रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या उपरोक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो क्या होती है? या तो अवस्था में परिवर्तन हो, बिल्कुल सही बात है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर हम कहें रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो एक ऐसा परिवर्तन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर मैं कुछ उदाहरण लिखूं, अगर जैसे मैंने कहा भोजन का पाचन, भोजन का पाचन ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर मैंने कहा श्वसन, श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। फिर मैंने कहा कि जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये भी कौन सी क्रिया है? ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक उसी तरह मैंने कहा दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लो क्या होती है? उत्पन्न होती है। यदि हम मैग्नीशियम रिबन को वायु के अंदर जलाएंगे तो फिर एक चमकदार श्वेत रंग की क्या होती है? लो उत्पन्न होती है। एवं यह श्वेत चूर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और ये जो मैग्नीशियम है ये श्वेत चूर्ण के अंदर बदल जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है, यानी ये चूर्ण है ये रासायनिक रूप से क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत रंग का क्या होता है? पदार्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? किसकी अभिक्रिया? कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है ये हमें बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है ये होती है ऊष्मासेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, अतः यह अभिक्रिया ऊष्मासेपी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन है वो है एलपीजी का जलना। एलपीजी ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
द्रवित पेट्रोलियम गैस इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने से में मोल अनुपात होगा। मैं बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात कितना होगा, वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 2:1। कितना होगा, 2:1। क्योंकि देखो H2O जल का सूत्र क्या होगा, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। देर तक सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है उसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। क्यों, इसकी वजह क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का क्या होता है, अपघटन होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का क्या होता है, अपघटन होता है, और इस वजह से जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग है वो कुछ समय के बाद काला पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो ये जो अभिक्रिया है ये उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसे हम कह सकते हैं प्रकाश अपघटनी क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन का क्या होता है, अपघटन होता है। तो इसे हम प्रकाश अपघटनी क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रकाश अपघटनी क्रिया, क्योंकि यहां पर प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का क्या होता है, अपघटन होता है। अतः इसे हम प्रकाश अपघटनी क्रिया भी कह सकते हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर सिल्वर क्लोराइड से क्या होता है, क्लोरीन अलग होता है। अगला प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा को अंदर की ओर अवशोषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है PbNO3(2). क्या होता है, PbNO3(2) होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अगला, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर टूटना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर टूटना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। इनमें से रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो रासायनिक प्रक्रिया है वो है वायु का द्रवीकरण। क्या है, वायु का द्रवीकरण, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इनमें से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो जो बर्फ का पिघलना है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से किसका निर्माण होगा, जल का। और जल कोई नया पदार्थ नहीं है, बर्फ और जल के अंदर जो मौजूद अणु है या जो संघटक है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बाकी लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना और कागज का जलना, ये तीनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो सोने और प्लेटिनम या जो अन्य आभूषण होते हैं उनको गलाने वाले अम्ल का नाम होता है, वो होता है एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, HCl और HNO3। HCl 3:1 में होता है, HCl 3 भाग होता है और HNO3 1 भाग होता है। इसे कहते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आप सब जानते होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ हैं, ठीक है,
रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यौगिक। और मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं, यानी कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। अगला है 15वां प्रश्न है, ऊष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का दहन, फिर कोयले का दहन, भोजन का पाचन और जल का विद्युत अपघटन। तो जो जल का विद्युत अपघटन है वो ऊष्मासेपी अभिक्रिया नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, कोयले का दहन, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, और भोजन का पाचन, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मासेपी अभिक्रिया होगी। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है। क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, जब इसको ऊष्मा देंगे तो ये किस में टूटेगा, ये आपको बताना है। तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, यानी ऑप्शन नंबर ड आपका सही जवाब है। अगला है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रतिशत कितना है। जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो वो है 2:1। अगला, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्मा का जो शोषण है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, अभिकारकों को तोड़ा जाता है, और अभिकारकों को तोड़ने के आधार पर या तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, या प्रकाश की, या फिर विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, अभिकारकों को तोड़ा जाता है। और अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा यानी ताप, या प्रकाश, या फिर विद्युत ऊर्जा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला है, H2 का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की कमी, ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आ गई उपचयन की, तो उपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी, और हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन आपकी घटेगी, उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। पहले फेरस के साथ जुड़ा हुआ था, अब एल्यूमिनियम के साथ जुड़ रहा है, यानी ऑक्साइड का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अतः ये कौन सी अभिक्रिया है, अतः ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करता है। वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करने का काम करता है। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, एक तो संयोजन है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मासेपी, यानी इसमें क्या होगी, इसमें आपकी ऊष्मा है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर स आपका सही है। अगला है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, जो अभी हमने बताया था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्पाद।
उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो कम करने या बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, यह था आपका प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमने लगभग 24 जितने भी महत्वपूर्ण अबशब्द वाले प्रश्न थे उनको डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पॉप ध्वनि से जलने वाली जो गैस है, पॉप ध्वनि का मतलब है फटफट की ध्वनि से जो जलने वाली गैस है वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। अगला, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का जो दहन है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। अगला, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या होता है? वो होता है विकृत गंधिता। क्या होता है? विकृत गंधिता। ठीक है। अगला है, H2 का योग और ऑक्सीजन का ह्रास, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन में कमी हो रही है, मतलब ये अपचयन अभिक्रिया है। अगला, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा खाली जगह के निर्माण के कारण होता है। तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के निर्माण के कारण होता है। अगला है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यही होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद को हमेशा कौन सी दिशा में लिखा जाता है? उनको हमेशा दाएं भाग के अंदर लिखा जाता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उन्हें हम उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। अगला, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे बच्चों हम कहते हैं ऊष्मासेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मासेपी अभिक्रिया। अगला है, लोहे की वस्तुओं को खाली जगह से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए। 15वां, खाली जगह अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी वियोजन। ठीक है, क्योंकि संयोजन में क्या होता है? A+B, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। अतः ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, सही जोड़े मिलाइए। पहला है, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो जंग लगना है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम संचारण। क्या कहते हैं? संचारण। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूं ई। ठीक है, फिर है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। तो इससे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे अभिक्रिया कहते हैं आपकी ऊष्मासेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। आई। फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो क्या होगा? वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, यानी कि जी। ठीक है, फिर चूने के पत्थर का वियोजन। चूने के पत्थर का वियोजन कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि ताप देंगे तब वो टूटेगा। ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया, H वाला ऑप्शन। फिर मेथेन का दहन। मेथेन का दहन ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, C ऑप्शन।
ठीक है। फिर लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? लोहे की कील फेरस और कॉपर सल्फेट, तो इसमें सल्फेट का क्या हो जाएगा? विस्थापन, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। फिर अविलेय लवण का निर्माण, अविलेय लवण का मतलब है अवक्षेप का निर्माण, तो अवक्षेप का निर्माण होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है। फिर विकृत गंधिता से बचाव, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम प्रतीक ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, यानी कि F। तो ये आपको अच्छे से मिलान कर लेने थे। लोहे पे जंग लगना, इसका मिलान करना था E से, यानी कि संचारण से। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कौन सा होगा? ये होगा आपका उष्मासेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा बाहर निकलेगी। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। चूने के पत्थर का वियोजन, ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि चूने के पत्थर को तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का योग होता है कौन सी अभिक्रिया में? उपचयन अभिक्रिया में। मेथेन का दहन हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया कौन सी होगी? आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अविलेय लवण का निर्माण किसमें होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और विकृत गंधिता से बचाव के लिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। यह था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। सत्य असत्य लिखिए। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। गलत। क्या होता है? CaOH2 होता है। अगला, संचारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत, ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर और क्लोरीन में हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या प्रकाश अपघटनी क्रिया कहा जाता है। अगला, दानेदार जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है। जस्ते पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है। बिल्कुल गलत। क्या होता है वो? सिल्वर क्लोराइड नहीं होता है, वो क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड होता है, या सिल्वर ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। एक शब्द या वाक्य के अंदर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, अभिकारक किसे कहते हैं? आप सब जानते होंगे, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को या यौगिक को या तत्व को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। दूसरा है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक है। अगला है, क्या होता है जब बिना बुझे चूने के अंदर जल मिलाया जाता है? तो बिना बुझे चूने का सूत्र है CaO। इसके अंदर जब हम जल मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। ठीक है। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, और ये CaOH2 ये क्या है? ये बुझा हुआ चूना है। और ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? तो ये अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया। अगला है Fe प्लस CuSO4। FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, इसमें जो फेरस है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अतः ये कॉपर से सल्फेट यौगिक को क्या करेगा? विस्थापित कर लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है? अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता है। तो यहां पर SO4 पहले कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन फेरस अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, अतः ये SO4 को क्या करेगा? यहां से विस्थापित कर लेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों ही नाम सही है। ठीक है। अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
क्या लिखोगे? एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या आपस में समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है संयोजन अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दो अभिकारक है अलग अलग, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है संचारण के दो उदाहरण दीजिए। जैसे पहला उदाहरण है, आप कह सकते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं आभूषणों की जो ऊपरी परत है उसका काला पड़ना, या आभूषणों का काला पड़ना, आभूषणों का काला पड़ना या काला होना। ये किसके उदाहरण हैं? ये संचारण के ही उदाहरण हैं। अगला, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। चांदी के आभूषणों पर जो काली परत है वो किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। यहां पर मैंने कुछ गलत बताया था, यहां पर शायद मैंने बताया था सिल्वर ऑक्साइड की, तो सिल्वर सल्फाइड कर लेना। ठीक है, किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। क्योंकि जब सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और उसकी वजह से चांदी के आभूषणों की जो ऊपरी परत है वो काली पड़ जाती है। अगला है प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग होता है पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने में, पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने में। या तो ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि चिकित्सालय और उद्योगों में। क्या कह सकते हैं? चिकित्सालय और उद्योगों में। अगला है रासायनिक समीकरणों में पदार्थ की जलीय अवस्था को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो पदार्थ की जो जलीय अवस्था है उसके लिए लिखते हैं AQ। AQ का मतलब है एक्वस। ठीक है, गैस को क्या लिखते हैं? गैस को दर्शाते हैं G से। ठीक है, ठोस को किससे दर्शाते हैं? S, सॉलिड से। द्रव को किससे दर्शाते हैं? लिक्विड, L से। और जलीय विलयन को किससे दर्शाते हैं? AQ से। अगला है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसी अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है उसका जो अपघटन है या जो वियोजन है वो किसके जरिए होता है? ऊष्मा के जरिए। जैसे मैंने कहा 2CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। इसको हमने क्या किया? गर्म किया, ऊष्मा दी। ठीक है, या ये नहीं तो FeSO4 कर लो। जैसे फेरस सल्फेट है, क्या है? फेरस सल्फेट, Fe2SO4 या FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? आपका फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe2O3। ठीक है, और क्या बनेगा? SO2 बनेगी, गैस बनेगी, और क्या बनेगा? SO3, ये भी क्या बनेगी? गैस बनेगी। तो यानी जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने अवशब्द वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सत्य असत्य, मिलान और एक शब्द या वाक्य के जो प्रश्न है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। यानी आज की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं वो सारे ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। और तो फिर अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रश्न संख्या 6 से आगे तक जो कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।